राइट पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हजारों लोग जनरल ज़ियाउल हक के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जो अभी हम आज आपको बताएंगे कि वाकई जनरल ज़ियाउल हक अमरीकी अलाकार थे या नहीं। पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो जनरल ज़ियाउल हक को अमरीकी अलाकार कहते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये लोग खुद अमरीकी इमदाद और सरपरस्ती से ही इक़्तिदार में आए और अमरीकी ज़राए इब्लाग और अमरीकी सेनेटरों ने इनको सामने लाने और मसनद पर बैठाने में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल की। इसलिए जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ कम अज कम इनकी शहादत तो झूठी हुई। लेकिन जो भी है नाज़रीन मोहतरम, हकीकत सिर्फ इतनी है कि जनरल ज़िया ने बड़ी खूबसूरती और कामयाबी से पाकिस्तान के मफादात को महफूज रखते हुए अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे। इनकी इस कामयाबी का इतराफ मुमताज भारतीय सहाफ़ी MJ अकबर ने इंडिया टुडे के एक मजमून में 7 सितंबर 1988 में इन अल्फाज में किया था। सदर ज़ियाउल हक ने किसी न किसी तरह अमेरिका से दोस्ती अपनी शराइत पर रखने में कामयाब हो चुके हैं। सदर ज़ियाउल हक का यही इम्तियाज है कि पाकिस्तान के तमाम फौजी सिविल हुक्मरानों में वाहिद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के किसी मौक़िफ़ में भी जरा भी लचक पैदा किए बगैर अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात इस्तवार रखे। 1977 में जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान के लिए अमेरिकी फौज इमदाद बिल्कुल बंद हो चुकी थी, इक़्तिसादी इमदाद भी मुअत्तल थी। 2 साल तक इन्होंने अमेरिकी इमदाद के हसूल के लिए कोई कोशिश और राब्ता न किया। दिसंबर 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कुछ अरसा बाद अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने $400 मिलियन की इमदाद का अज खुद ऐलान किया और पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म के रद्द अमल की ये पहली मिसाल थी कि जब सदर ज़ियाउल हक ने कहा ये मूंगफली के दाने हमें नहीं चाहिए। 1983 तक पाकिस्तान बगैर किसी बैरूनी इमदाद के महज अपने बलबूते पर रूस के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ता रहा। इसी दौरान जनरल ज़िया चार्ली विल्सन के जरिए अमेरिका को इस जंग में शामिल करने की कोशिशें करता रहा। भुट्टो का बिहानिक जमहूरी दौर गुजारने वाला पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हाल था और रूस जैसी सुपर पावर के खिलाफ जनरल ज़िया को अमेरिका की जरूरत थी। बिलाखिर 1983 में अमेरिका जनरल ज़ियाउल हक की शराइत पर इस जंग में शामिल हुआ। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इमदाद भी दोबारा बहाल हो गई। 1987 में रूस शिकस्त खा चुका था और अमेरिका जनरल ज़ियाउल हक के एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की इमदाद दोबारा बंद करने पर गौर कर रहा था। तब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के सामने एक वजाहती बयान तक जारी करना नागवार समझा। जनरल ज़िया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का एक इत्तेहादी ब्लॉक बनाने के चक्कर में था जिनकी खारजा पॉलिसी, दफा और करेंसी एक हुई। ये बात अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत से लोग जनरल ज़िया को एक बड़ा खतरा समझ रहे थे और ज़िया से नफरत करते थे। इन्हीं में एक बड़ा किरदार और सेनेटर चार्ल्स पर्सी का था। जनरल मौसूफ न सिर्फ इन तमाम किरदारों से बाखूबी वाकिफ थे बल्कि इनको जूती की नोक पर रखने का हुनर भी जानते थे। इस हवाले से एक छोटा सा वाकया पेश खिदमत है। जनरल ज़िया अमेरिका के सरकारी दौरे पर थे। चार्ल्स पर्सी से इनकी मुलाकात 4 बजे तय थी। 4 बजे सदर ज़िया कैपिटल हॉल पहुंचे तो सेनेटर चार्ल्स पर्सी इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। कमेटी रूम की तरफ जाते हुए सदर ज़िया ने चार्ल्स पर्सी से पूछा कि यहाँ कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ मैं अपनी असर की नमाज अदा कर सकूं। मुंतज़मीन से सलाह मशवरे के बाद एक इस्तकबालिया कमरे में नमाज की अदायगी का बंदोबस्त किया गया। सदर ज़िया को नमाज अदा करने में 10 से 15 मिनट लगे। इस दौरान अमरीकी अखबार नवीस और चंद पाकिस्तानी सहाफ़ी भी सवाल करते रहे कि ये नमाज अदा करने का कौन सा वक्त था। चंद एक ने कहा कि ये ज़िया ने अच्छा नहीं किया। चार्ल्स पर्सी जैसा ताकतवर सेनेटर मजीद नाराज होगा, वो इस इंतजार को अपनी तक समझेगा। इसके बाद बाहर निकले और इंतजार में खड़े चार्ल्स पर्सी के हमरा कमेटी रूम चले गए, जहाँ निसफ घंटा दोनों की मीटिंग जारी रही। वापसी पर लोगों ने बाज अमरीकी सहाफियों के तासुरात से आगाह किया तो जनरल ज़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे इसका इल्म था और मैंने जानबूझकर ये फैसला किया था कि कैपिटल हॉल पर ही असर की नमाज अदा करूंगा। मैं खास तौर पर इस मगरूर अमरीकी सेनेटर को बताना चाहता था कि सिर्फ अमरीकी ही खुददार और गैरतमंद नहीं होते बल्कि दूसरे लोगों की भी वकार, इज्जत और खुददारी होती है। आमतौर पर जनरल ज़िया बहुत खुश इखलाक और दूसरों का ख्याल रखने वाली शख्सियत थे। जनरल ज़िया कभी भी अमेरिका से महरूम नहीं हुए। इसकी एक मिसाल ज़िया का अमेरिकी सदर के साथ पेश आने वाला एक वाकया है। जनरल ज़िया अमेरिका के दौरे पर थे जहां इन्होंने पूरे मिल्लत इस्लामिया के नुमाइंदे के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करना था। अमेरिका में 2 माह बाद इलेक्शन होने वाले थे। जनरल ज़ियाउल हक और अमेरिकी सदर जिमी कार्टर की मुलाकात हुई, जिसमें जिमी कार्टर ने शिकायतन कहा कि जनाब सदर, आपने हमारी $400 मिलियन की इमदाद सरसरी अंदाज में ओफिल फूर मुस्तरद कर दी।
ہوگی؟ جواباً جنرل ضیاء نے کہا کہ جناب صدر، ان معاملات پر بات اب 4 نومبر کے بعد ہی مناسب ہوگی۔ صدر ضیاء کا یہ جملہ سن کر ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور جیمی کارٹر کے چہرے پر خجالت نظر آنے لگی۔ پاکستان کا غیر منتخب صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے منتخب صدر سے کہہ رہا تھا کہ تم الیکشن جیت کر آؤ پھر بات کرنا۔ جنرل ضیاء کے اس جملے پر سفارتی حلقوں میں زبردست تبصرے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ جنرل ضیاء امریکہ کے مقابلے میں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے۔ سچائی یہی ہے کہ جنرل ضیاء نہ کبھی امریکہ لگار رہے اور نہ وہ کسی بھی طرح امریکہ سے مرعوب تھے، بلکہ انہوں نے امریکہ کو پاکستان کے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ آج امریکہ کو خدا سمجھنے والے اس سچائی کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، لیکن سچ یہی ہے کہ پاکستان آج تک نہ کسی ملک کو خدا مانتا ہے اور نہ ہی مانے گا۔ پاکستان تو صرف خدا مانتا ہے تو وہ صرف اس خدائے بابرکت کی ذات کو مانتا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا تو صرف حق اور سچ کی بنا پر، اور آخر یہ کریڈٹ ہمارے گمنام ہیرو کو جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حق، سچ، انسانیت اور اس ملک پاکستان کے وقار کے لیے صرف کر دیا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔